जय हिंद। आज हम क्लास 10th के हिंदी विषय का पाठ 1 देखेंगे। पाठ 1 में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसमें सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे, क्योंकि परिचय से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। परिचय हम ऐसा पढ़ेंगे कि उससे एक भी प्रश्न छूटे ना, और यदि कोई प्रश्न में दिक्कत हो तो फिर बाद में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं उत्तर बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए चलिए लेखक के परिचय के बारे में देखते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। तो आपको तो ऐसे याद रहेगा नहीं, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दिया है। तो आइए देखते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, किसी भी बालक का जो निर्णय लेने की क्षमता होता है वो 14 से 18 साल के उम्र में विकसित हो जाता है। 14 से 18 साल के उम्र में विकसित हो जाता है और 18 से 91 साल के मध्य तक रहता है उसके निर्णय लेने की क्षमता। बाद में वो अपने निर्णय लेने की क्षमता खो बैठता है। तो 14 से 18 साल के उम्र में निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है और 18 से 91 के मध्य तक निर्णय लेने की क्षमता रहता है इसका। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य, यहां से आ गया मध्य प्रदेश, एक दलित परिवार में हुआ था। अब ये कभी भूलेंगे नहीं। 14 से शुरू होकर 14 से 18 तक निर्णय लेने की क्षमता शुरू होता है और 18 से 91 के मध्य तक रहता है, और एक मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार में किस जाति में? तो महार जाति। तो बहुत सारे विद्यार्थी को ये कंफ्यूजन रहता है कि महार जाति आखिर होता क्या है, कहाँ के लोग रहते हैं महार, मतलब कि किस जाति को महार जाति कहते हैं। तो महार जाति एक विशेष प्रकार की जाति है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में पाया जाता है। एक दलित जाति है। वो उस समय महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में मूल रूप से महार जाति का कार्य था गांव की सफाई व्यवस्था को देखना, गांव की सुरक्षा व्यवस्था को देखना, सैन्य प्रशासन में सहयोग करना, यही महार जाति का कार्य था। और बहुत सारे कार्य थे। महार जाति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये तो याद हो गया जन्म, अब कभी भूलेंगे नहीं। अगली है कि उच्च शिक्षा। इनकी प्राथमिक शिक्षा तो अपने भारत में ही पूर्ण हुई, परंतु इनको उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना पड़ा। ये बात जरा सुनिएगा कि इनको शिक्षा के लिए बहुत प्रताड़ित किया गया। शिक्षा यदि कहीं जाते थे पढ़ने के लिए विद्यालय में, इनको एक अलग कोना में बैठाया जाता था। उच्च जाति के लोग बहुत प्रताड़ित करते थे। पानी यदि पीते थे तो इनको पानी अपने से स्वयं से लेना नहीं होता था, कोई ऊपर से ढालता था तब इनको पानी पिलाया जाता था। बहुत सारे मतलब छुआछूत की प्रवृत्ति थी, जिसके कारण इनको बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। परंतु इतना संघर्ष के सामना करने के बावजूद भी इनका दिल टूटा नहीं, बल्कि और मोटिवेट होते गए और पढ़ाई के लिए विदेश गए। और विदेश किनके प्रोत्साहन पर गए? उच्च शिक्षा के लिए तो इनके पास पैसे थे नहीं, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर बड़ौदा नरेश इनको छात्रवृत्ति प्रदान किए। उसके बाद ये उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए, उसके बाद फिर लंदन गए। ये बड़ौदा, बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होगा कि बड़ौदा है क्या? तो आज ये गुजरात के जो बड़ोदरा है उसी को बड़ौदा कहते। तो बड़ौदा के उस समय राजा थे। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क गए, उसके बाद फिर लंदन गए, जो इंग्लैंड कहते हैं जिसको। अब इनके प्रेरक व्यक्ति, इनके 3 प्रेरक व्यक्ति हुए, और अब हर व्यक्ति का प्रेरक व्यक्ति कोई ना कोई होता ही है। अब अभी ही जैसे देख लीजिए, आज के किसी का प्रेरक व्यक्ति, किन्हीं का मोदी जी हो जाएं, किन्हीं का प्रेमानंद महाराज जी हो जाएं, किन्हीं का अपने माता पिता हो जाए, तो सबका अपना अपना प्रेरक व्यक्ति होता है। प्रेरक व्यक्ति वो जिससे प्रेरणा मिलता है, जिससे मोटिवेशन मिलता है, जिससे आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। तो वही, तो इनका अपने जीवन काल में 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो ऐसे याद तो होगा नहीं, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दिया है, बुक ज्योति। इनको प्रेरणा मिलता था बुक से और ज्योति से। बुक से और किससे? ज्योति से। बुक से और ज्योति मतलब आप समझ ही रहे हैं किससे। तो मैंने ऐसे ही याद करने के लिए ट्रिक बनाया है, यूं मत लीजिएगा। तो बू से बुद्ध, क से कबीर, ज्योति से ज्योतिबा फुले। इनके जीवन के 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुक किनसे लेते थे विद्यालय में, स्कूल में? ज्योति से लेते थे। अगला है कि भारतीय संविधान के बहुत मतलब भगवान कहे गए भारतीय संविधान के निर्माता, यदि ये भारतीय संविधान का निर्माण नहीं करते तो पता नहीं आज भारत की दशा और दिशा क्या होती, निम्न वर्ग के लोगों का दशा क्या होता, हालत क्या होता, छुआछूत का ऐसा भावना कि
पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था, पानी भरने के लिए नहीं दिया जाता था। अपने पीढ़ी में एक अकेलौते व्यक्ति होंगे पूरे जाति में, पूरे समाज में, ये इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा इतनी पढ़ाई करके फिर सोचा कि हम भारत के लिए एक ऐसा संविधान लाएं जिससे कि समाज में बदलाव हो। कैसा लगेगा? पहले क्या होता था, चलिए मैं पार्ट में अच्छा से डिस्कस करूंगा। चलिए मैं आगे देखता हूँ। ये भारत के संविधान के निर्माता रहे। अब इनकी प्रमुख रचनाएं और भाषण, इनकी बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं, परंतु उसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं क्या क्या है प्रमुख रचनाएं। इसको भी याद करना जरूरी है क्योंकि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, 2 नंबर 3 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये तो याद रहेगा नहीं, इसके लिए भी मैंने आपको एक सरल सा ट्रिक बना दिया है ताकि आप मिनटों में याद रख सकें। तो पहले तो देखते हैं, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। पहला है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये पहला हो गया। दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तीसरा है द अनटचेबल्स। चौथा है हु आर दे। पांचवा है हु आर शूद्राज। छठा है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। छठा है बुद्धा एंड हिज धम्मा। और अगला है थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अगला है द राइज एंड कॉल फॉर द हिंदू विमेन। अगला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इतना इनकी रचना है, तो इतना तो याद रहेगा नहीं, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दिया है जो कि आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कास्ट डेवलपमेंट के लिए टच कौन सूत्र करेगा? बुद्धि, बुद्धा, थॉट्स, हिंदू विमेन, कास्ट। अब देखिए मैं इसको समझाता हूं। कास्ट डेवलपमेंट के लिए टच कौन सूत्र करेगा? सूत्र मतलब नीचे। तो सूत्र कहता है हम करेंगे, और हम नहीं, कौन करेगा? बुद्धि करेगा। और बुद्धि करेगा तो बुद्धि कहां से आएगा? तो बुद्धा से आएगा। तो बुद्धा का कहां से आएगा? तो बुद्धा के थॉट से आएगा। और किसको लेंगे? हिंदू विमेन और कास्ट से करेंगे। तो कास्ट का डेवलपमेंट कैसे होगा? टच कौन करेगा? तो सूत्र कहता है बुद्धि, बुद्धा, थॉट्स, हिंदू विमेन, कास्ट से करेंगे इसको डेवलपमेंट। किसको? द कास्ट से। तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म हो गया। डेवलपमेंट से जेनेसिस एंड डेवलपमेंट हो गया। के लिए को छोड़ के टच का हो गया द अनटचेबल्स। कौन? इंग्लिश में होता है हु आर और हिंदी में होता है कौन। तो हु आर दे। अगला है शूद्र, तो हु आर शूद्राज। और बुद्धि, तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। अगला है बुद्धा, तो बुद्धा एंड हिज धम्मा। अगला है थॉट्स, तो थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट। अगला है हिंदू विमेन, तो द राइज एंड फॉल द हिंदू विमेन। अगला है कास्ट, तो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। तो इतना याद रख लेंगे। कास्ट डेवलपमेंट के लिए टच कौन सूत्र करेगा? तो सूत्र कहता है टच करेंगे बुद्धि, बुद्धा, थॉट से हिंदू विमेन, कास्ट। बुद्धि से, बुद्धा से, और बुद्ध के विचार से, थॉट से, और हिंदू विमेन मतलब हिंदू महिला, कास्ट से। तो इतना याद रख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ऐसे एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जरूरी है याद। अगला है एनिहिलेशन, जो इनका एक भाषण है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। इसका हिंदी रूपांतरण ललित सिंह यादव द्वारा किया गया। हिंदी रूपांतरण ये महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। ललित सिंह यादव द्वारा किया गया, सिंह यादव द्वारा किया गया हिंदी रूपांतरण, ललित सिंह यादव द्वारा। अब यही जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये क्या हुआ कि लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में 1936 में इसे अध्यक्षीय भाषण के रूप में पेश करना था। क्या करना था? पेश करना था। जाति पाति तोरक मंडल, एक वार्षिक सम्मेलन होना था लाहौर में, जो वर्तमान के पाकिस्तान में है। तो 1936 में होना था अध्यक्षीय भाषण, जिसमें इसको प्रस्तुत करना था, परंतु सबका मत ही नहीं मिलने के कारण नहीं ये भाषा थी, अधिवेशन हुआ, सम्मेलन हुआ, जिसके कारण ये पेश नहीं हुआ। तो बाद में क्या किए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में इसे प्रस्तुत कर दिए, स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत कर दिए। सब कुछ हो जाने के बाद, बहुत लंबे संघर्ष करने के बाद, भारत में एक महान व्यक्ति
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो नीचे तबके के लोग को उठाने में महत्वपूर्ण योगदान, संविधान बनाने में, संविधान को रच रच कर बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के बाद इन संविधान बनकर तैयार हुआ। बाद में इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हो जाता है। 1956 को दिसंबर, इतना याद रखिएगा, दिसंबर 1956 को दिल्ली में हो जाता है। उसके बाद इनको मुंबई लाया जाता है और चैत्य भूमि पर इनका बुद्ध धर्म के अनुसार इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। मृत्यु होती है दिल्ली में, परंतु इनको अंतिम संस्कार के लिए मुंबई लाया जाता है चैत्य भूमि पर और बौद्ध धर्म के अनुसार इनका सारा संस्कार होता है। इनकी मृत्यु मैं बता दूं कि इनका बीमारी था, मधुमेह का एक बीमारी हो गया था, जिसके कारण ये बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए अब चलते हैं पाठ पे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा को देखते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, मैं पूरे तरीके से समझाकर बताऊंगा और क्वेश्चन यदि आप कहेंगे तो मैं उससे भी लिखवा दूंगा। बाकी आप देखकर समझ जाएंगे, आपके मन में डाउट रहेगा ही नहीं। तो चलिए, पाठ को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ कठिन शब्द के शब्दार्थ को देख लेते हैं ताकि पाठ को समझने में हमें आसानी हो। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला है विडंबना, मतलब उपहास। तो इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि उसने मुझे चाहा परंतु मैंने चाहा किसी और को, और जिसे मैंने चाहा वो चाहे किसी और को। ये विडंबना की ही बात है, आप लोग समझ गए होंगे। अगला है पोषक। पोषक मतलब होता है समर्थक या पालक या पाने वाला। तो पोषक यानी समर्थन करने वाला। यदि जातिवाद है तो उसको समर्थन देने वाला उसका पोषक कहलाएगा, समर्थक कहलाएगा। या आज कोई आतंकवादी है, उसका वो समर्थन कर रहा है तो उसका वो पोषक कहलाएगा। या आतंकवाद को पालने वाला उसका पोषक कहलाएगा, समर्थक कहलाएगा, पालने वाला कहलाएगा। अगला है पूर्व निर्धारण, जो पहले से ही तय कर दिया गया हो। मतलब बच्चे को जन्म से पहले ही ये तय कर दिया गया है कि ये बच्चा आगे जाकर डॉक्टर बनेगा। पहले वो जन्म ही नहीं लिया है, लड़का होगा या लड़की होगी, उसका तय कर दिया गया, पूर्व निर्धारण कर दिया गया कि ये आगे जाकर डॉक्टर ही बनेगा। तो ये होता है पूर्व निर्धारण, पहले से ही तय कर देना। अगला हुआ अकस्मात। अकस्मात मतलब होता है अचानक। आप किसी पार्क में टहलने गए हों या किसी बाजार में गए हों और अचानक से ऐसे ही आप टहलने चले गए थे और अचानक से आपके साथ पढ़ने वाली दोस्त कोई मिल गई। अचानक से देखे तो आप देखते ही रह गए। अकस्मात मिल गई, मतलब अकस्मात मतलब अचानक। आप सोच रहे थे कि हाँ, यदि हमको पहले मालूम होता तो हम और अच्छे से धस कर आते, परंतु वो तो अकस्मात मिल गई, अचानक। अकस्मात मतलब अचानक। अगला है प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब किसी काम होने का ढंग या रीति। किसी काम के होने का ढंग या रीति। अब कोई भी आप काम करवाते हैं, चाहे आधार कार्ड बनवाते हो, पैन कार्ड बनवाते हो, जातीय आवासीय आय, ये सब बनवाते हो, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। ये नहीं कि आप गए और आपका बन गया, ऐसा तो होता नहीं। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, ऑनलाइन होता है, उसके बाद आपका आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या जातीय आवासीय हो, वो बन के आपको कुछ दिनों के भीतर प्राप्त होता है। तो इसकी एक प्रक्रिया होती है। तो प्रक्रिया मतलब किसी काम होने का ढंग या रीति। अगला है प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब उल्टा या विपरीत। मान लिया जाए आप किसी के लिए एक गड्ढे खोद रहे हैं अंधेरे में, कि वो इस रास्ते से आता है, तो उसको हम गड्ढे में गिराएंगे अंधेरे में, और संयोगवश उसी रास्ते से आपके कोई परिवार आ गए, वो नहीं गिर कर आपके कोई परिवार ही गिर गए, तो क्या हुआ? प्रभाव प्रतिकूल पड़ गया, उल्टा पड़ गया। आप गिराना चाहे किसी और को, गिर गए आपके अपने, या स्वयं आप गिर गए, तो हो गया। अब स्वेच्छा। स्वेच्छा मतलब होता है अपनी इच्छा से। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से। आप किसी भी विषय को लेकर पढ़ना चाहते हैं आगे, सभी ने कहा आप साइंस ले लो, किसी ने कहा आर्ट्स ले लो, किसी ने कहा कॉमर्स ले लो, किसी ने कहा डॉक्टर बन जाओ, किसी ने कहा आईएएस बन जाओ, किसी ने कहा कुछ बन जाओ, परंतु आपकी इच्छा है कि हम आईएएस ही बनेंगे। तो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से। अगला है उत्पीड़न, मतलब बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना या यंत्रणा देना। पहले के क्या था, शासक, क्रूर शासक बहुत ही गहरी पीड़ा पहुंचाता था, यंत्रणा देता था। और आजकल पता है कैसे पीड़ा दी जाती है? यदि किसी से कोई बात करता है तो मैसेज सीन कर लेता और रिप्लाई नहीं देता है, उसके बाद ऑनलाइन भी रहता है, उसको जो कष्ट होता है ना, उत्पीड़न होता है, वो आप समझ ही सकते होंगे।
अब अगला है संचारित। संचारित मतलब प्रवाहित। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इंटरनेट का जो यूज हो रहा है या वीडियो का जो आप तक पहुंच रहा है, तो प्रवाहित संचारित किसके माध्यम से हो रहा है? इंटरनेट के माध्यम से क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। संचारित होना मतलब प्रवाहित होना। अगला है बहुविध। बहुविध मतलब अनेक प्रकार से। जब कोई किसी से रूठ जाए, जब कोई किसी से रूठ जाए तो उसे अनेक प्रकार से मनाते हैं, बहुविध प्रकार से मनाते हैं। किस प्रकार से मनाते हैं? किसी से कोई रूठ जाए और वो उसका अत्यंत प्रेमी रहा हो तो बहुविध प्रकार से मनाते हैं, मतलब अनेक प्रकार से मनाते हैं, अनेक प्रकार से मनाते हैं। तब भी वो न माने तो प्रत्यक्ष जाकर मनाते हैं। प्रत्यक्ष मतलब सामने जाकर उसके समक्ष जाकर माफी मांगते हैं या मनाते हैं, मान जाओ दोबारा से गलती नहीं होगी। अगला है भ्रातृत्व। यदि मान जाता है तो उससे भ्रातृत्व मतलब भाईचारा निभाने लगते हैं। क्या करते हैं? भाईचारा निभाने लगते हैं। अगला है वांछित। वांछित मतलब होता है आकांक्षित या चाहा हुआ। यदि किसी लड़की को या किसी लड़के को वो जिसको चाह रही थी या जिसको चाह रहा था उसका वही उसी से शादी हो जाए, जिससे प्रेम कर रहा था उसी से शादी हो जाए, मतलब उसका आकांक्षित प्रेम, आकांक्षित वांछित प्रेम मिल गया, जिससे चाह रहा था उसी से शादी हो गया। अब चलिए शब्दार्थ खत्म होता है, अब आगे चलिए चलते हैं टॉपिक पर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। तो आइए पहले हम समझते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहते किसको हैं। तो श्रम, श्रम का अर्थ होता है, श्रम का मतलब होता है काम, और विभाजन, विभाजन का मतलब होता है बंटवारा करना, अर्थात कामों का बंटवारा करना। तो हमारे समाज में तो एक अच्छी चीज होती है कि कामों का बंटवारा कर दिया जाता है, परंतु वो जाति के आधार पर ना हो तो अच्छी है। तो कामों का, श्रम विभाजन का मतलब होता है कामों का बंटवारा कर देना। मतलब समाज में यदि एक शिक्षक है तो उसका कार्य है पढ़ाना, एक डॉक्टर है तो उसका कार्य है चिकित्सा करना, रोगी को देखना, एक किसान है तो उसका कार्य है फसल उपजाना, एक लोहार है तो उसका कार्य है लोहा पीटना, एक बढ़ई है उसका कार्य है लकड़ी के विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाना। तो एक तो अच्छी बात है वो। और श्रम विभाजन वो अपनी मन पसंदीदा के अनुसार वो कोई भी कार्य का चुनाव कर सकता है और वो कार्य कर सकता है, इसमें कोई भी कहीं भी किसी को आपत्ति नहीं है। परंतु यदि वही श्रम विभाजन जाति प्रथा पर कर दिया जाए, उस पर निर्धारित कर दिया जाए, तो इस समाज में एक बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा। कैसे? क्योंकि इसमें बिना योग्यता के अनुसार कोई भी कार्य करने की, जिसमें उसको रुचि ही नहीं है, उस कार्य करने पर मजबूर कर दिया जाता है। श्रम विभाजन में क्या होता है कि योग्यता और रुचि के आधार पर काम करने की आजादी होती है और मन पसंदीदा कार्य करने की आजादी होती है, और समाज को आगे बढ़ाने में उसका मदद मिलता है। और वही यदि जाति प्रथा पर आधारित हो जाए, जन्म के पूर्व उससे निर्धारित कर दिया जाए कि यदि ये इस जाति का है तो ये यही कार्य करेगा, ये लोहार है तो ये केवल लोहा पीटेगा। और मान लिया जाए, एक उदाहरण के स्वरूप में आपको समझाता हूँ। यदि आप विद्यालय गए और विद्यालय में खेल करवाया जाना है और शिक्षक ने कहे कि केवल हरे शर्ट वाले बच्चे ही क्रिकेट खेलेंगे, तो ये तो आपके साथ अन्याय हुआ यदि आप हरे शर्ट नहीं पहने हुए हैं तो, या दूसरे विद्यार्थी के साथ। इसमें उसकी क्या गलती है कि वो हरा शर्ट नहीं पहना है? अच्छा, दूसरा बात ये कि यदि शिक्षक के द्वारा ये कहा जाए कि किसी विशेष जाति के लोग को कि दौड़ में यही भाग ले सकता है, परंतु उस जाति के वो व्यक्ति विकलांग हो, या कहा जाए कि सुई और धागा का प्रतियोगिता है, सुई में धागा समाना है और विद्यार्थी अंधा, कहा जाए कि यही इसमें भाग ले सकता है, तो उसके लिए तो अन्याय होगा। तो उसकी क्या गलती है? जाति प्रथा यही चीज है। जाति प्रथा में क्या होता है कि जन्म के आधार पर काम का बंटवारा कर दिया जाता है। किसी बच्चे की क्या गलती है कि उस समाज में पैदा हो गया। यदि कोई बच्चा लोहार के घर पैदा हो गया और उसमें वो काबिलियत है, वो अपने में दम रखता है, वो अपनी मेहनत करने का क्षमता रखता है कि वो अपने दम पर डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, या वो अपनी योग्यता के अनुसार कुछ भी कर सकता है, परंतु जाति के बंधन में बांध दिया गया कि नहीं, यह केवल और केवल लोहा ही पीटेगा, तो उसके अंदर कैसा हृदय पहुंचेगा, आप ही समझिए थोड़ा सा। तो जाति प्रथा ये एक समाज के लिए घातक होगा। इसमें जाति के आधार पर ही सब कुछ करना होगा, पहले ऐसा ही होता था, और इसी कारण बेरोजगारी भी चरम सीमा पर आ जाएगी। मान लिया एक उदाहरण के अनुसार कोई गांव में केवल और केवल हलवाई ही है, तो हलवाई मिठाई बनाता है, तो सब मिठाई बनाएगा तो उसका खरीदेगा कौन? केवल नाई है
किसी दूसरे गांव में केवल और केवल नाई ही है, तो उसको कौन किसका बाल काटेगा? तो ये तो बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो समाज में यदि हर प्रकार के लोग रहेगा, डॉक्टर भी रहेगा, इंजीनियर भी रहेगा, वकील भी रहेगा, शिक्षक भी रहेगा, तो समाज एक सुचारू ढंग से और अच्छे ऊंचाई पर पहुंच सकता है। तो समाज के लिए जातिवाद एक बहुत ही घातक है और अभी तक इसके जाति प्रथा के पोषक मतलब उसके समर्थक भी बहुत भरपूर मात्रा में हैं, कह नहीं सकते। पढ़े लिखे लोग भी जातिवाद का समर्थक हैं, जातिवाद के पोषक हैं, उसका समर्थन करते हैं। ठीक है, श्रम विभाजन तो अच्छी चीज है, लेकिन श्रमिक का विभाजन ये नहीं होनी चाहिए जाति के आधार पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने संघर्षों के बाद, लंबे संघर्षों के बाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहीं भी जाते थे ना, उनको पढ़ने के लिए अलग कोना दिया जाता था। पानी पीते थे तो ऊपर से कोई ढालता था, किसी घरे से वो पानी पीते थे, नहीं तो प्यासे रहते थे। समाज में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पढ़े, उतनी पढ़ाई की और बहुत जगह से ठोकर खाए, बहुत जगह प्रताड़ना मिला, बहुत जगह तरह तरह की बातें सुनने को मिला, परंतु ये हारे नहीं। ये उनसे मोटिवेशन मिलता गया और इन्होंने सोचा कि हम समाज में बदलाव करेंगे, भारत हमारा ऐसा नहीं रहेगा, भारत हमारा ऐसा नहीं रहेगा, समाज में हम जरूर बदलाव करके लाएंगे। और विदेश पढ़ने गए, लास्ट में एक बड़ी संविधान की रचना की, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे और वही संविधान के बलबूते आज भारत का समाज चल रहा है। नहीं तो न जाने आज भारत की दशा और दिशा क्या होती। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मैं तो जातिवाद के खिलाफ हूं, तो मेरे अनुसार एक आदर्श समाज का कौन सा होगा? तो उन्होंने ही बताया कि मेरे अनुसार आदर्श समाज जिस समाज में स्वतंत्रता होगी, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की आज़ादी होगी, बतौर गलत कार्य छोड़कर कोई भी कार्य करने की आज़ादी होगी, अपनी योग्यता के अनुसार कुछ भी कर सकता है। दूसरा है कि समानता, सभी व्यक्ति को समान नज़रों से देखा जाए, चाहे वो उच्च जाति के व्यक्ति हो या निम्न जाति के व्यक्ति हो, सभी को एक समान अवसर दिया जाए। अगला है भ्रातृत्व, मतलब भाईचारा। समाज में एक भाईचारा का माहौल हो, यदि भाईचारा होगा तो समाज बहुत ही आगे जाएगा, क्योंकि भाईचारा हम बनाकर रखेंगे, एक रहेंगे, तो समाज को एक संगठित बनाकर हम भारत को और विकसित बना सकते हैं। ऐसा ही कुछ इस कहानी में। और बाकी जितने भी टॉपिक तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, परंतु आपका जो भी उत्तर होगा, यदि आप कहेंगे तो मैं एक अच्छे ढंग से लिखवा दूंगा अगले वीडियो में। यदि आपको प्रश्न उत्तर की आवश्यकता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको एक अच्छे उत्तर लिखवा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।